नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी में पीएम आवास योजना के लिए 16,000 ग्रामीणों का सर्वे पूरा हुआ। राजधानी लखनऊ के 491 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तेजी से सर्वे चल रहा है। अब तक 16,000 ग्रामीण परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है। ये सभी पीएम आवास के लिए योग्य मिले हैं। 2,900 भवन स्वामियों का एआई ऐप के माध्यम से सर्वे किया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद जल्द ही इन लोगों को अपना घर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान इस बार सभी जरूरतमंदों को मिलेंगे। जिसके पास भी अपना पक्का मकान नहीं है, उन सभी को पीएम आवास दिया जाएगा। इसी वजह से इस बार पहले से कोई संख्या नहीं निर्धारित की गई है। ग्राम्य विकास विभाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास के मुताबिक जितने भी लोग पीएम आवास के लिए अर्ह मिलेंगे, उन सभी को मकान दिया जाएगा। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में तेजी से सर्वे चल रहा है। शासन ने 31 मार्च तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अंबेडकर नगर में 37 विभागों में ई ऑफिस सिस्टम लागू। अंबेडकर नगर में सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ई ऑफिस की बैठक में यह जानकारी सामने आई कि जिले के 37 विभागों में ई ऑफिस सिस्टम सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। ई ऑफिस के प्रमुख लाभों में फाइलों की आसान ट्रैकिंग, दस्तावेजों की बेहतर सुरक्षा और डिजिटल माध्यम से फाइलों का त्वरित स्थानांतरण शामिल है। इससे कार्यालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। बैठक में जिलाधिकारी ने शेष विभागों को भी जल्द से जल्द ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ने और सभी पत्रावलियों का संचालन इसी माध्यम से करने का निर्देश दिया। यूपी में अचानक मौसम बदल गया है। मंगलवार सुबह आगरा, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद और सहारनपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। बादल छाए हैं। तेज हवाएं चलने से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। 11 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को बिजनौर का नजीबाबाद सबसे अधिक ठंडा रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक ही ट्रैक पर आई 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर। फतेहपुर जिले में खागा कस्बे के पास पांभीपुर इलाके में 2 मालगाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों मालगाड़ियों के चालक घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है। इस हादसे के कारण रेलवे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। सूत्रों के अनुसार दोनों मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ गईं, जिससे उनकी सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों गाड़ियों के इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों चालकों को गंभीर चोटें आईं। यूपी का बजट 8 लाख करोड़ का हो सकता है। यूपी विधानमंडल का बजट 17 फरवरी के आखिरी सप्ताह में आहूत किया जाएगा। इसमें करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने की संभावना है। इस बजट में विकास के योगी मॉडल की छाप दिखेगी। मध्य वर्ग, युवा, किसान और महिलाएं बजट के फोकस में होंगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अभी सत्र की तिथियां फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन तैयारियां फरवरी के आखिरी सप्ताह को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। सभी विभागों के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पाकिस्तान से भारत पहुंची 400 हिंदुओं की अस्थियां। पाकिस्तान में कराची के पुराने गोलीमार क्षेत्र के हिंदू श्मशान घाट में वर्षों से अस्थि कलशों में रखी 400 हिंदू मृतकों की अस्थियां सोमवार को अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। ये अस्थियां करीब 8 साल से श्मशान में रखी थीं। परिजन को इन्हें गंगा में प्रवाहित करने का इंतजार था। महाकुंभ योग में भारत का वीजा मिलने के बाद रविवार को कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा हुई। इसके बाद परिजन ने अस्थियों को अंतिम विदाई दी ताकि मोक्ष के लिए इन्हें गंगा में विसर्जित किया जा सके। लखनऊ कानपुर समेत छोटी दूरियों के लिए भी चलेगी नमो भारत। खनऊ कानपुर और मेरठ सहारनपुर जैसे छोटी दूरियों के बीच जल्द ही नमो भारत ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। इन ट्रेनों का स्टॉपेज सभी प्रमुख स्टेशनों पर होगा और इनमें ऐसी बोगियां भी लगाई जाएंगी। रेलवे इसके लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को पत्रकारों से वर्चुअल संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19,858 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है। इतना ही नहीं, 1.4 करोड़ रुपए का निवेश भी प्रदेश में किया जा रहा है। दोहरी तिहरी लाइनों और अमृत भारत स्टेशनों का विकास भी तेजी से किया जा रहा है। अयोध्या में 1,81,000 छात्रों की अपार आईडी बनानी बाकी।
अयोध्या जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को दी जाने वाली डिजिटल पहचान अपार आईडी का काम धीमी गति से चल रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी के अनुसार जिले में कुल 1,81,653 छात्रों की अपार आईडी बनाई जानी है। सरकारी स्कूलों में स्थिति बेहतर है, जहां 58,370 छात्रों में से 3,587 की आईडी बन चुकी है। सहायता प्राप्त स्कूलों में 46,874 छात्रों में से 23,135 की आईडी तैयार है। हालांकि निजी स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है, जहां 1,28,409 छात्रों में से मात्र 31,199 की ही आईडी बनाई गई है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत प्रत्येक छात्र को 12 अंकों का विशेष आईडी नंबर दिया जाएगा। इस आईडी में छात्र की समस्त शैक्षणिक जानकारी जैसे मार्कशीट, डिग्री, चरित्र प्रमाण पत्र के साथ साथ ब्लड ग्रुप और वजन जैसी व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल होगी। यह आईडी छात्र के आधार कार्ड से लिंक की जाएगी, जिसमें नाबालिग छात्रों के लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। मेरठ में कक्षा छठे के बच्चे अपने ब्लॉक तहसील के नाम तक नहीं जानते। मेरठ के राजपुर ब्लॉक में स्थित प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल का डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जहां शिक्षा की दयनीय स्थिति सामने आई। डीएम द्वारा पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का जवाब देने में अधिकांश छात्र असफल रहे। कक्षा 6 के छात्रों को देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। 7वीं कक्षा में केवल एक छात्रा अवंतिका ही सवालों के जवाब दे पाई। निरीक्षण के दौरान यह भी पता चला कि बच्चों को अपने शहर, ब्लॉक और तहसील की जानकारी नहीं है। पहाड़े पूछने पर भी कई छात्र जवाब नहीं दे पाए। इस स्थिति पर डीएम ने प्रधानाध्यापक और शिक्षिकाओं से स्पष्टीकरण मांगा और चेतावनी दी कि अगली बार निरीक्षण में ऐसी स्थिति मिली तो कार्रवाई की जाएगी। अटल आवासीय विद्यालय में निशुल्क शिक्षा का मौका। देवरिया के अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा गोरखपुर में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश का सुनहरा अवसर है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। विद्यालय में प्रवेश के लिए 2 श्रेणियों के छात्र पात्र हैं। पहली श्रेणी में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे, जिनके माता पिता की सदस्यता 30 नवंबर 2024 तक कम से कम 3 वर्ष पूरी हो। दूसरी श्रेणी में कोरोना काल में अनाथ हुए वे बच्चे जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पंजीकृत हैं। 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी को खतरा। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। समिति के अनुसार प्रदेश में करीब 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी खतरे में है। विभाग ने पहले चरण में 1200 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। संघर्ष समिति के नेता शत्रुघ्न कुशवाहा ने बताया कि प्रबंधन 2019 के एक आदेश का हवाला देकर 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को नौकरी से हटा रहा है। हालांकि समिति के पदाधिकारी लवकुश कुमार के अनुसार हटाए गए सभी कर्मचारी 55 वर्ष के नहीं हैं। उनका आरोप है कि निजीकरण के बाद निजी कंपनियों की सुविधा के लिए 25% संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है। अखिलेश यादव और खरगे के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ हादसे पर विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दिए गए बयानों के जवाब में कहा, सपा और कांग्रेस में सनातन विरोधी प्रतिस्पर्धा है। अखिलेश यादव का बयान निंदनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान गुमराह करने वाला और शर्मनाक है। सनातन विरोधी बड़ा हादसा चाहते थे, सरकार ने घायलों का इलाज करवाया। सरकार हर पहलू की जांच करा रही है। कानपुर डीएम ने सीएमओ का वेतन रोका। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर लिया। इस दौरान सीएमओ समेत 34 लोग अनुपस्थित मिले। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इन सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का साफ आदेश है कि सभी अधिकारी जनता दर्शन के लिए अपने कार्यालय में सुबह 10 से 12 बजे तक जरूर बैठे और जनता की समस्या को सुने। इसके बावजूद अधिकारी अपनी कुर्सी से नदारद है। कानपुर में 21 साल बाद एलिवेटेड ट्रैक की मंजूरी मिली। मंधना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को आखिरकार 21 साल बाद धरातल मिल ही गया। मार्च में इसके शिलान्यास की तैयारी है। इससे तेजाब मिल से लेकर मंधना तक 18 रेलवे क्रॉसिंग बंद होंगी और इनमें 50 लाख आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगी। दैनिक जागरण ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। इससे जनप्रतिनिधि, व्यापारी व अफसर सहयोगी बने। तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व मंडलायुक्त अमित गुप्ता के साथ सांसद रमेश अवस्थी ने निगाहबानी की। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस रेलवे ट्रैक की अड़चनें दूर करने के लिए सराहा, उससे साफ है कि अब इसके निर्माण में कोई बाधा शेष नहीं है। आगरा में बनेंगे 3 और नए थाने।
आगरा पुलिस कमिश्नरेट में 3 थाने और बढ़ने जा रहे हैं। शासन को सिटी जोन में 3 नए थाने का प्रस्ताव भेजा गया है। बुंदू कटरा और एकता चौकी पर थाना बनाने के लिए पर्याप्त भूमि है। रुनकता के लिए जमीन का अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है। जमीन मिलने पर प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी। इसके अलावा सिटी जोन को भी 2 हिस्सों में बंटाने का प्रस्ताव है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद जिले को 3 जोन में बांटा गया। इसमें सिटी जोन, पूर्वी और पश्चिमी जोन है। अभी वर्तमान में सिटी जोन में सबसे ज्यादा 22 थाने हैं। इसमें पर्यटन, महिला और साइबर थाने भी हैं। ऐसे में अगर 3 नए थाने बनाने को लेकर हरी झंडी मिलती है तो सिटी जोन में थानों की संख्या 25 हो जाएगी। यूपी के मदरसों में अब नहीं चलेंगी कामिल फाजिल की कक्षाएं। मदरसों में अब कामिल स्नातक और फाजिल परास्नातक की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में संचालित हो रही कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में करीब 37,000 छात्र छात्राओं के भविष्य पर असमंजस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल की डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। शासन के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने कामिल और फाजिल पाठ्यक्रम में नए प्रवेश पर रोक लगा दी थी। बिजली विभाग ने किसान को दिया तगड़ा झटका। यूपी में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग ने एक किसान के घर में करोड़ों का बिल भेज दिया। अपना बिल देखकर किसान को तगड़ा झटका लग गया। किसान ने बताया कि उसके घर में महज एक पंखा और एक बल्ब जलता है, फिर भी इतना बिल भेज दिया गया। किसान ने बताया कि जितना बिल आया है वह पूरी प्रॉपर्टी भी भेज देगा तो भी नहीं चुका सकता। पूरा मामला बस्ती जिले में स्थित विद्युत उपकेंद्र हर्रैया के केशवपुर फीडर का है। रमैया गांव निवासी किसान मोलहू को विभाग ने 7.32 करोड़ का बिल भेज दिया है। किसान का कहना है कि उसके घर पर 1 किलोवाट का कनेक्शन है, एक पंखा और बल्ब के अलावा कुछ नहीं चलता है। भारी भरकम बिल देखकर पूरा परिवार हैरान है। वहीं बिल देखकर परिवार के एक सदस्य की तबीयत भी बिगड़ गई। लखनऊ नगर निगम कार्यालय में पार्षदों का हंगामा, मेयर के खिलाफ सड़क पर उतरे। लखनऊ नगर निगम में 85 से अधिक पार्षद हंगामा कर रहे हैं। प्रदर्शन में भाजपा, सपा और कांग्रेस के पार्षद शामिल हैं। सभी रैम की कंपनी को ठेका देने का विरोध कर रहे हैं। विरोध होने पर महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह निगम मुख्यालय से चले गए। हंगामे से पहले सभी पार्षद, महापौर और नगर निगम अधिकारियों साथ बैठक चल रही थी। बैठक महापौर सुषमा खरकवाल की तरफ से बुलाई गई थी। मौके पर पार्षदों ने रोड लेंथ और सर्वे प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। पार्षदों का दावा है कि महापौर ने रोड लेंथ का सर्वे कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद बैठक खत्म हुई, लेकिन पार्षदों की बात नहीं सुनने पर हंगामा शुरू हो गया। दुबई में बैठकर लखनऊ के लोगों से ठगे 15 करोड़ रुपए। लखनऊ में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का खेल करने वाली कंपनी के डायरेक्टर शहर छोड़कर दुबई भाग निकले। वहीं से लोगों को 1.5 साल से 2 गुना रुपया करने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। यह लोग सुशांत गोल्फ सिटी में ग्रीनवुड विला में ऑफिस चला रहे थे। कंपनी से जुड़े एजेंट ने साइबर थाने में कंपनी के सभी डायरेक्टर के खिलाफ 15 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित इनके खिलाफ लखनऊ और प्रयागराज में भी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। कानपुर में गंगा नदी पर बनेंगे 2 और 6 लेन पुल। कानपुर में गंगा नदी पर 2 और पुल बनाने की स्वीकृति मिल गई है। कानपुर शहर के चारों तरफ 99 किलोमीटर की रिंग रोड पर दोनों पुल बनाए जाएंगे। इसका निर्माण एनएचएआई करेगा। डिजाइन बना ली गई है। एक पुल बिठूर तो दूसरा चकेरी एयरपोर्ट के पीछे से गुजर रही रिंग रोड पर बनेगा। दोनों 6 लेन के होंगे। इनके बनने से शहर में गंगा पर 6 पुल हो जाएंगे। अभी 4 से वाहनों की आवाजाही हो रही है। शुक्लागंज पुराना गंगा पुल 3 महीने पहले गिर चुका है। एनएचएआई के दोनों बड़े पुलों से गंगा के दोनों छोरों से कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। ये पुल वर्ष 2027 में बनाए जाएंगे। सीएम योगी के दौरे के बीच प्रयागराज में पुलिस और वकीलों में झड़प। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बीच ही पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई है। हिंदू हॉस्टल के पास मुख्यमंत्री योगी के लिए लगाए गए बैरिकेड पर एक वकील को रोकने पर विवाद शुरू हुआ। इसी दौरान चौकी प्रभारी दारोगा और सिपाहियों ने एक वकील को पीट दिया। इससे अन्य वकील आक्रोशित हो गए। कुछ देर में ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर पहुंच गए। वकीलों ने पास की सड़क पर खुद से बैरिकेडिंग लगाते हुए चक्का जाम की कोशिश की और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वकीलों को समझाने बुझाने की कोशिश की। वकीलों की मांग पर तत्काल नाका चौकी प्रभारी अतुल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच का आदेश भी दे दिया गया है। एक्शन के बाद किसी तरह वकील शांत हुए और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
कानपुर में सेंट्रल स्टेशन पर मेट्रो का इंतजार जल्दी होगा खत्म। कानपुर मेट्रो के सेंट्रल स्टेशन तक पहुंचने में लगातार देरी हो रही है। अब यह मार्च 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। पहले यह नवंबर 2024 तक पूरा होने वाला था। इस प्रोजेक्ट में देरी के कारणों में जमीन अधिग्रहण में देरी और रेलवे की जमीन पर कब्जा मिलने में देरी शामिल है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट का बजट नियंत्रण में है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाया महाकुंभ का मुद्दा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से पहले महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने भाजपा सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि यह हादसा हो कैसे गया। सपा प्रमुख ने कहा कि कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसका आयोजन सदियों से होता आया है। जिसका भी राज रहा होगा उसने महाकुंभ और इस तरह के आयोजन का प्रबंध किया होगा। एक तरफ 144 साल बाद होने जा रहे कुंभ का इतना प्रचार किया, हम लोग टीवी चैनलों पर सुनते रहे कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। यदि ये बात गलत है तो मैं रिजाइन यानी इस्तीफा आपको देना चाहता हूं। भूटान के राजा ने लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले मंगलवार की सुबह महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने एयरपोर्ट पर तीर्थराज प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर पधारे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। भूटान नरेश ने कहा, तीर्थराज प्रयाग आकर मैं धन्य हो गया हूं। इस धार्मिक क्षेत्र से मन आनंदित है। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों का इसी सप्ताह होगा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची इसी सप्ताह आएगी। दिल्ली चुनाव खत्म होते ही पार्टी यह सूची जारी कर देगी। करीब 70 जिलाध्यक्षों का ऐलान हो सकता है। पहली बार बने जिलाध्यक्षों में से कुछ को फिर मौका मिलना तय है। वहीं 2 बार अध्यक्ष रह चुके लोगों को तीसरी बार अवसर मिलने की संभावना ना के बराबर है। करीब 2 दर्जन स्थानों पर अलग अलग कारणों से जिलाध्यक्षों के चुनाव में पेंच फंस गया है। प्रदेश नेतृत्व सामाजिक समीकरण साधने की कवायद में जुटा है। इन पर फैसला नया प्रदेश अध्यक्ष तय होने के बाद होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा ड्यूटी से अवकाश लेना नहीं होगा आसान। यूपी बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी से बचने के नाम पर अवकाश लेने वाले शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तैयारी कर ली है। परीक्षा में चिकित्सकीय अवकाश लेने के लिए शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को सीएमओ के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर ही अवकाश मिलेगा। बिना इस प्रमाण पत्र के चिकित्सकीय अवकाश नहीं मिलेगा। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल ऑफ इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होंगी। इस वर्ष परीक्षा के लिए जिले में 97 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में करीब 45,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। परीक्षा के लिए ड्यूटी लगाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। 900 एकड़ जंगल में विकसित होगा कुकरेल नाइट सफारी और लखनऊ जू। राजधानी लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में प्रस्तावित देश की पहली नाइट सफारी 1510 करोड़ रुपए में तैयार होगी। व्यय वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जल्द ही कुकरेल नाइट सफारी के टेंडर का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अप्रैल से इसमें काम शुरू होने व दिसंबर 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। कुकरेल नाइट सफारी और चिड़ियाघर करीब 900 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में नाइट सफारी के साथ ही इको टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में चिड़ियाघर का विकास होगा। चूंकि इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन माइड में होगा, इसलिए इसका टेंडर नियोजन विभाग करेगा। बनारस में श्रद्धालुओं पर्यटकों की भारी भीड़ के बीच नाव संचालन बंद। महाकुंभ के मौके पर एक तरफ प्रयागराज के साथ धर्मनगरी बनारस में भी गंगा किनारे के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक जुट रहे हैं। उनमें से कई नौका विहार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाविकों ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी है। माझी समाज ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई तक नाव संचालन ठप रखने का ऐलान किया है। यह निर्णय सोमवार को माझी समाज ने हड़ताल के पहले दिन दशाश्वमेध घाट पर हुई बैठक में लिया। इस दौरान समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से जब्त नावें भी अविलंब छोड़ने की मांग की। दरअसल मान मंदिर घाट के सामने शुक्रवार को 2 नावों की टक्कर में 18 दर्शनार्थियों से भरी नाव पलट गई थी। जलकल पुलिस और एनडीआरएफ ने नाविकों की मदद से सभी को सकुशल निकाल लिया। लेकिन दूसरे दिन शनिवार को जल पुलिस ने अभियान चलाकर 25 सवारी से कम क्षमता वाली प्रतिबंधित नावें जब्त कर 13 नाविकों का चालान कर दिया। इसके विरोध में रविवार को नाविकों ने हड़ताल का ऐलान किया था। सोमवार से हड़ताल शुरू भी कर दी। कानपुर जिले में ई रिक्शा पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड। शहर में अराजकता का पर्याय बन चुके ई रिक्शा पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए कंपनियां फाइनल हो गई हैं। जो वेब एप्लीकेशन
QR कोड ऑफ मोबाइल ऐप बनाएंगी। मार्च तक सॉफ्टवेयर तैयार करके सभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हर ई रिक्शा पर QR कोड चिपकाया जाएगा। वहीं मोबाइल ऐप से पर ई रिक्शा के मालिक, चालक, रजिस्ट्रेशन नंबर, पता ऑफ रूट दर्ज होगा। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा रूट है और कौन से रूट पर चल रहा है। यातायात विभाग ने पहले ही 30 रूट तय कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यातायात नियमों को तोड़ने वाले ई रिक्शा कैमरे की नजर में आ जाएंगे और ऑनलाइन चालान होगा। रामपुर जिला अस्पताल में 1 रुपए में मरीज कराएं फिजियोथेरेपी। रामपुर के जिला अस्पताल में फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू हो गया है। अब यह अस्पताल गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए राहत बन चुका है। पहले हड्डी टूटने, सर्वाइकल, जोड़ों के दर्द और लकवे जैसी बीमारियों से परेशान लोग महंगे निजी क्लिनिकों में जाकर इलाज कराते थे, लेकिन अब ऐसे मरीज मात्र 1 रुपए की पर्ची पर जिला अस्पताल से ही फिजियोथेरेपी का फायदा उठा सकते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर में हर दिन करीब 20 से 25 मरीज इलाज के लिए आते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट शुभ सक्सेना के अनुसार इस तकनीक से हड्डी, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में काफी आराम मिलता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा को लेकर एक नया बयान दिया है। हाईकोर्ट के बयान के मुताबिक उन रिश्तेदारों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो घर में नहीं रह रहे हैं। कोर्ट के मुताबिक बिना ठोस सबूत के दूर के रिश्तेदारों को घरेलू हिंसा में फंसाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई पीसीएस महिला अधिकारी। लखनऊ से आई विजिलेंस टीम ने मथुरा में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने मथुरा में तैनात पीसीएस अधिकारी को रंगे हाथ उनके आवास से रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद टीम पीसीएस अधिकारी के ऑफिस पहुंची और यहां रखे कागजों की भी जांच की। टीम यहां से कई फाइलें भी अपने साथ ले गई है। मथुरा में हुई इस कार्रवाई से अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। पीसीएस अधिकारी किरण चौधरी मथुरा में डीपीआरओ हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित इनका आवास है। शिकायतकर्ता ने उनके आवास पर पहुंचकर 70,000 रुपए की रिश्वत दी। जैसे ही महिला अधिकारी ने हाथ में रिश्वत के पैसे लिए, तभी विजिलेंस की टीम पहुंच गई और पीसीएस अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जया बच्चन के बयान पर बवाल बोली, कुंभ का पानी है। सबसे दूषित समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। उन्होंने सोमवार को कुंभ के पानी को सबसे दूषित बताया था। उन्होंने दावा किया था कि भगदड़ में जान गंवाने वालों की लाशें पानी में फेंक दी गई थीं। इसके बाद अब वीएचएफ यानी विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, धार्मिक संगठनों ने भी बच्चन के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई थी। वहीं वीएचपी के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा, गलत और झूठे बयानों के जरिए सनसनी फैलाने के लिए जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महाकुंभ में अवैध टेंट सिटी संचालकों ने चंद दिनों में कमाए करोड़ों। प्रयागराज महाकुंभ में अवैध टेंट सिटी चलाने का मामला सामने आया है। मेला प्रशासन से मिलीभगत करके महीना भर से एक फर्जी टेंट सिटी चलाई गई। करोड़ों रुपए कमाए गए, जबकि ऐसी कोई टेंट सिटी का टेंडर या अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था। जब इस शिविर में आग लगी, तब भेद खुला कि गजब फर्जीवाड़ा और घपलेबाजी चल रही थी। यहां एक रात रुकने का मिनिमम किराया 20,000 रखा गया था। बताया जा रहा है कि यह अवैध टेंट सिटी किसानों से लीज पर ली गई जमीन पर बनाई गई थी। देशी और विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर एडवांस बुकिंग भी कराई थी। यहां 100 से ज्यादा लग्जरियस टेंट लगाए गए थे। मामले की जानकारी लगते ही फूलपुर तहसील एसडीएम ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर तत्काल प्रभाव से इसे बंद कराया। टेंट सिटी के संचालक समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राहुल और प्रियंका गांधी के महाकुंभ जाने की चर्चा। महाकुंभ में देश और दुनिया के कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शिरकत कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी के महाकुंभ जाने की चर्चा हो रही है। 10 फरवरी के बाद कांग्रेसी नेता महाकुंभ जा सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेसी नेता महाकुंभ में शामिल होंगे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ को लेकर कांग्रेस नेताओं की योजनाएं बन रही हैं। एमडीए बोर्ड लीज पर दिए पार्कों में लगेगी पब्लिक की रकम। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की 139वीं बैठक में सोनकपुर योजना की दरों को मंजूरी दे दी गई है। सोनकपुर योजना में आवासीय भूखंडों की दर 36,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर और कॉमर्शियल भूखंडों की दर 72,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी। प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में रेटों का यह प्रस्ताव रखा था, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में एमडीए बोर्ड की 139वीं बैठक मंगलवार को कमिश्नर आंजनेय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कमिश्नर ने कहा, सोनकपुर योजना के रेट फाइनल कर दिए गए हैं। इसमें आवासीय भूखंडों की दर 36,000
और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की दर 72,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी। कमिश्नर ने कहा कि प्राधिकरण इसके अलावा भी कई दूसरी योजनाओं पर काम कर रहा है, जिन्हें जल्द पब्लिक के सुपुर्द किया जाएगा। बरेली में सीएपीएफ कांस्टेबल और राइफलमैन भर्ती परीक्षा होगी। बरेली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी के पदों पर भर्ती के लिए बड़े स्तर पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 44,000 से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा 6 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। श्री सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 परीक्षा केंद्र I1 डिजिटल जोन और श्री सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।